जय हिंद स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग समझते हैं कि यूपीएससी में मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करते हैं और किस तरीके से अगर हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उससे बेहतर होगा, और एनालाइज कैसे करेंगे, हम कैसे चीज़ों को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं जिससे हम ज़्यादा स्कोर करें और अपना जो समय है उसको हम बेहतर यूटिलाइज कर पाएँ। उसके लिए क्या है कि मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। और यूपीएससी की प्रिपरेशन में बाबू मॉक टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, जितना शायद कोई चीज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए मॉक टेस्ट अभी के समय क्या है कि आप जानते ही लगभग एक मंथ है आपके पास। 25 मई को क्या है, आपका एग्जाम है, तो एक मंथ भी नहीं है, लगभग 20 दिन है आपके पास। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्या है कि मॉक टेस्ट जोर शोर से लगा रहे होंगे। और मॉक टेस्ट लगाने का फायदा ये होता है, अच्छा कई बार क्वेश्चन ये होता है आप लोगों का कि कितना मॉक टेस्ट लगाएं, तो भैया ये स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर निर्भर करता है कि आपका कैपेसिटी कितना है, आप कितना अच्छे तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं ना। अगर मैं आपको कह दूं कि देखिए कम से कम 50 मॉक टेस्ट लगाइए, कम से कम 60 लगाइए या 80 लगा लीजिए। कई बार टॉपर्स होता है रिकमेंड करता है कि आप इतना कर लीजिए उतना कर लीजिए, है ना, तो किसी के बाद में मत आइए, है ना। यानी अपना सुनिए, सुनिए दुनिया का सुनिए लेकिन कीजिए अपना कीजिए। तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मॉक टेस्ट को लगाना कैसे, देखिए अब तो खैर लगा रहे होंगे, आपको पता होगा, एक्सपीरियंस भी होगा, लेकिन इसमें तरीका थोड़ा सा होना चाहिए कि जैसे देखिए मॉक टेस्ट को 3 फेज में डिवाइड कीजिए, 3 फेज में, ठीक है। 3 फेज कैसे होना चाहिए, इसमें एक तो ऐसे क्वेश्चंस होगा जैसे पी वाई क्यू भी आप देखते हैं, तो पी वाई क्यूज में भी ऐसे क्वेश्चंस होता है, कुछ टफ होता है, कुछ इजी होता है, कुछ आपको पढ़ते समझ में आ जाएगा, कुछ ऐसा होगा दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ ऐसा होगा पता ही नहीं चलेगा किधर से आया किधर गया, है ना, कुछ नहीं मालूम चलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, तो देखिए मॉक टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको पी वाई के फॉर्म में प्रोवाइड होता है, और जब प्रैक्टिस करते हैं तो उससे आपका काम बनता है। दूसरा क्या कि मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं कीजिएगा ना तो फिर मॉक टेस्ट लगाने का कोई फायदा नहीं। अब एनालिसिस में भी ध्यान रखना है कि एनालिसिस कैसे करना है, ठीक। इस पॉइंट पे आते हैं, उससे पहले आपको समझाता हूँ क्या कि 3 फेज में डिवाइड कीजिए। पहला वो सारे क्वेश्चन है जो मॉक टेस्ट में जो आपको आता है आसानी से, एक रीडिंग मारे समझ में आ गया, यही तो आंसर है। तो वो सारे जो इजिएस्ट क्वेश्चन है जो 100% आपको आता है उसको कीजिए और साइड कीजिए, ठीक है। वो सारे फैक्चुअल्स हो सकता है, कंसेप्चुअल्स हो सकता है, या आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उस लिमिटेड इन्फॉर्मेशन में आप उसको मतलब अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ठीक। दूसरा सेकेंड फेज में जो 60% जो है आपको आ रहा है, 40% खत्म है, कि 40% समझ ही नहीं आ रहा है कि भैया क्या करूँ उसमें। तो ऐसे क्वेश्चंस का क्या होता है कि पहले तो इसको कीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि आप समझ लीजिए कि यूपीएससी का पी वाई क्यू बोल रहा हूँ कि आप पेपर दे रहे हैं। और जब आप पेपर दे रहे हैं तो उसमें क्या करना चाहिए कि पहले जो आपको आ रहा है वो तो करो, आ रहा है उसको कर कीजिए और उसको पूरा गोला घास दीजिए। ये नहीं कि बाद में करेंगे, है ना, नाना मरियन तो बैल भी कही है ना, ये वाला काम नहीं करने का। जो आ रहा है उसको कीजिए और उसको भरकर काम खत्म कीजिए। उसके बाद सेकेंड फेज में जो 60% आ रहा है उसके बाद उस पर आइए, उसमें दिमाग लगाइए। यही अप्रोच आपको मॉक टेस्ट में भी लगाना है, ताकि यही चीज प्रैक्टिस होते होते, बार बार प्रैक्टिस होते होते, वो जब मेन पेपर होगा आपको 25 मई को, तो उस समय भी आप उसी तरीके से काम कीजिएगा, ठीक। तो फेज सेकेंड में आप उस पेपर उस सारे वो सारे क्वेश्चंस कीजिए जो आपको आ तो रहा है, लेकिन उसमें कोई ऐसा स्टेटमेंट्स है जो फंस रहा है, समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन है ना, दो स्टेटमेंट्स एक दूसरे को लग रहा है कि इस दोनों एक ही जैसा है। तो ऐसे जो है क्वेश्चंस, उस क्वेश्चंस पे आइए सेकेंड फेज में। पहला फेज उसको कीजिए जो आपको आता है, दूसरा फेज में ऐसे कीजिए जिसमें आप 50% वाले हैं, आ रहा है नहीं भी आ रहा है, आ रहा है नहीं भी। ऐसे क्वेश्चंस पे आप थोड़ा 1 से 2 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दीजिएगा, लॉजिक लगाइएगा, सोचिएगा, समझिएगा, तो फिर आपको आसानी से वो आप कर सकते हैं, ठीक। तीसरा जो क्वेश्चन है जिसमें 20% है, इसको मैं टफ लिखा हूँ। तो इसमें अगर 20% भी अगर लग रहा है लॉजिक, तो अगर आप जो फेज 1 है और फेज 2 है, इन क्वेश्चन सॉल्व करने का फेज 1 लिखा हूँ, तो मान लीजिए इस दोनों को मिलाकर आप इतना क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप कट ऑफ स्कोर कर रहे हैं। मान लीजिए कि अच्छा से खासा क्वेश्चन 50 कर चुके हैं, है ना। इसमें जो इजी क्वेश्चंस है, जो मॉडरेट क्वेश्चंस है, इसी में आप इतना कर लिए कि आराम से आप कट ऑफ निकाल सकते हैं, यानी कट ऑफ आपका हो जाएगा, आप आराम से कट ऑफ को पार कर सकते हैं। तो फिर तीसरा फेज को क्यों डिस्टर्ब करना,
अगर इस दोनों करने के बाद भी अगर आपका क्वेश्चन उतना नहीं हो पा रहा है जिससे आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, तो जरूर तीसरे फेज में भी आइए, और जो तीसरे फेज में जो क्वेश्चंस है उसको भी अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसमें ध्यान रखिए कि इसमें गलत होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहता है, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहता है तो आप उस वही क्वेश्चंस कीजिए जिसमें आपको लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ, श्योर है। दूसरा, समय का भी ख्याल रखना है। यही अप्रोच क्या है, आपको मॉक टेस्ट में लगाना है। तो मॉक टेस्ट में इस अप्रोच से आप काम कीजिएगा तो आपके लिए आसान होगा, मेन पेपर होगा उसमें चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से करना है। आई होप समझ गए। एक, और कितना क्वेश्चंस करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से क्वेश्चंस आप कितना आसानी से कर पा रहे हैं। क्या आपके लिए इजी क्वेश्चंस में ऐसा तो नहीं है कि 20-30 निकाल लिए, इजी क्वेश्चंस ही आपके लिए है, मॉडरेट क्वेश्चंस भी आप 20-30 कर लिए हैं, है ना। इम्पॉसिबल होता है, बट फिर भी मान लीजिए कि आपको बढ़िया, आप 30 मार्क खाए हैं, कर लिए हैं। दूसरा, टफ क्वेश्चंस है, टफ क्वेश्चंस में भी आप इतना करने के बावजूद भी एक दो हिला ही दे रहे हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होता है कि उसमें कुछ स्टेटमेंट्स आसान है, कुछ बहुत टफ है ना, कुछ एकदम इजी है, पानी की तरह बहता जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस, ये आपके ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर निर्भर करता है, वो काम कैसे करेगा। जब आप मॉक टेस्ट पढ़ लगाइएगा तो अब मॉक टेस्ट से आपको समझ में आएगा चीज़ें। ठीक है, दूसरा आता है एनालिसिस वाले पॉइंट। अब एनालिसिस में क्या करना, कई स्टूडेंट्स ऐसे होता है कि बैठ गया पूरा पेपर लेके, दाल भात दही चूड़ा सब उसी में माखते जा रहा है। ऐसा नहीं करना है। जो आपके पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, रट लो, रटो, सवेरे उठो रटो, काम खत्म, है ना। फैक्चुअल क्वेश्चंस में दिमाग क्यों लगाना भाई, है बाबर ने पैदा लिया, अब तो बाबर ने पैदा लिया, बात खत्म। ठीक है, तो जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है, फैक्चुअल क्वेश्चंस एज इट इज रट लीजिए। दूसरा, आप देखिए एनालिसिस में कि अगर कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आप अपना कंसेप्ट को बिल्ड कीजिए। ठीक, अभी तो खैर बहुत कम समय है, फिर भी तो जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, जितना आप कर चुके हैं, अगर उस जितना आप कर चुके हैं अगर उसमें भी कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी बाकी है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंसेप्ट को जरूर आप ठीक कीजिए। ठीक है, कंसेप्ट पे ध्यान बहुत देना जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी का जो मैक्सिमम क्वेश्चन होता है वो सब कंसेप्ट पे ही होता है। और मेरे समझे हुए और मेरे जाने हुए हिसाब से लगभग 50% जो क्वेश्चन होता है वो सारा कंसेप्ट बेस पे ही होता है, इसलिए कंसेप्ट पे जरूर ध्यान दीजिए। ठीक है, इस तरह वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपको, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके पास नॉलेज, आपके पास नॉलेज ही नहीं है, उस चीज़ के बारे में आप जानते ही नहीं है, भलाक से क्वेश्चन आ गया आपके सामने, कोई था पता नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या कीजिए आप, जैसे मैंने पीछे बताया कि अब बहुत कम समय है बाकी, अभी तक तो खैर आप लोग कर रहे होंगे, तो अब बहुत कम समय बाकी है, तो अगर इंफॉर्मेशन और नॉलेज अगर इस दोनों के बेसिस पे है, आपको लग रहा है कि इसको कर लेना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ पी वाई क्यू एनालिसिस, या आप अगर पी वाई क्यू को बढ़िया से एनालाइज किए हैं और जो इन्फॉर्मेशन आपको मॉक टेस्ट से मिल रहा है, जो जानकारी आपको मिल रहा है इन्फॉर्मेशन, क्या सच में वो पी वाई क्यू से रिलेट करता है, अगर रिलेट करता है मस्ट डू, छोड़िएगा मत। ठीक है, तो ऐसे नॉलेज और ऐसे जो इन्फॉर्मेशन है, ऐसे जो कंसेप्ट है, उसको जरूर कीजिए। ठीक, और प्रायोरिटीज कैसे देना है, उसी तरीके से जो फैक्ट्स है, कि फैक्ट्स भी कई बार क्या होता है, कंसेप्ट्स को बिल्ड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फैक्ट्स, जो मेरा अप्रोच है कि 80% कंसेप्ट्स और 20% फैक्ट्स, तो 80% समझो भैया और 20% घोटो रटो, है ना, एकदम रटते जाओ। तो जो 20% फैक्ट्स है वो क्या करेगा, 80% जो आपका कंसेप्ट है उसको बिल्ड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसलिए फैक्ट्स को भी इग्नोर नहीं करना है। तो प्रायोरिटी दीजिए कि फैक्ट्स को रट जाना है। जो कंसेप्ट्स आप आज तक जो पढ़े हैं उस कंसेप्ट्स को आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको क्या कीजिए, फिर से क्लैरिफाई कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, इतना ही कीजिए। और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अगर वो पी वाई क्यू से रिलेटेड है देन मूव फर्दर, अदरवाइज लिव इट, डोंट डू। ओके, उसमें मतलब आप ज़्यादा छेड़छाड़ मत कीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो मॉक टेस्ट का फायदा तभी है जब आप इसको तरीके से यूज कर रहे हैं। अगर आप तरीके से मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो फिर समझ लीजिए कि सूखे हुए पेड़ पे पानी डाल रहे हैं भैया, कोई क्या ही मतलब है ना। राजस्थान में जाके आप पेड़ लगाओ, क्या ही फर्क पड़ने वाला है। तो मॉक टेस्ट आप 50 लगा लो, 60 लगा लो, 70 लगा लो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो चार चीज याद हो जाएगा, फिर लगेगा आपको हो तो गया, हो तो गया, और जब 25 में आएगा तब लगेगा डर,
दू ना दू, है ना, मार दे कि छोड़ दे वाला फीलिंग आएगा, तो ऐसा नहीं करना है। तो मॉक टेस्ट को लगाने का तरीका यही होना चाहिए मेरे समझ के हिसाब से, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, कि फेज 1, फेज 2, फेज 3, इसमें फेज 4 भी कर सकते हैं आप आपके हिसाब से, है ना। और उसके हिसाब से क्या कीजिए, चीज़ों को कैटेगराइज कीजिए कि कितना आता है, कितना में फंसते हैं आप, कितना साफा नहीं आता है, खत्म है, उसके हिसाब से करके, और फिर वही चीज़ें एनालाइज कीजिए। ऐसा नहीं कि बैठने सब पढ़ना है। एनालिसिस में ऐसा नहीं कि अब गूगल सर्च चल रहा है, पीएचडी कर लिए हैं पूरा एकदम, अब रिसर्च ही पेपर लिखेंगे, नहीं, रिसर्च पेपर नहीं लिखना है भैया, आईएएस बनना है, ठीक है ना। तो आईएएस बनना है तो एकदम ऐसा काम कीजिए जिससे आप आईएएस बन जाए। तो कुछ फैक्ट्स रखिए, 80-20 का खेल रखिए, और 80-20 के रूल को क्या कीजिए, मानिए, और इस तरीके से काम कीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे पी वाई क्यू है, यूपीएससी के 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 क्वेश्चंस लेता हूँ, ठीक। एक ये है, एक दूसरा ले लीजिए, और एक तीसरा ले लीजिए, ठीक। मैं एज्यूम करता हूँ कि मान लीजिए कि एक जो क्वेश्चन है ये ऑर्डिनेंस से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये मेरे लिए इजी है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है मेरे लिए। तो पहले क्या करूंगा, मैं इसी करूंगा, ऐसा ही जो क्वेश्चन है। दूसरा जब मान लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन है, ये कुछ कुछ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा के बारे में बात कर रहा है। तो ये जो बात चल रहा है, ये मान लीजिए कि मेरे लिए मॉडरेट टाइप है, कि कुछ क्वेश्चंस जो है वो मेरे को तो आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट हम इसको करेंगे, ऐसे सारे जो क्वेश्चंस जो हमारे लिए इजी है उस क्वेश्चंस को करेंगे। मॉक टेस्ट में यही अप्रोच रखेंगे, तो प्रैक्टिस करते करते जब हम मेन पेपर में काम करेंगे तो मेरे लिए इजी हो जाएगा, ठीक। और फिर मान लीजिए कि इसको हम टफ मान लेते हैं कि भैया ये टफ है तीसरा क्वेश्चन, हम क्या करेंगे, पहले इस दोनों पे काम करेंगे, देन हम इस तीसरे पे आएंगे, ठीक है। आई होप अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे, ओके। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर मॉक टेस्ट लगा ही रहे हैं तो उसको बेहतर तरीके से लगाइए, और उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट मिले तभी मिलेगा जब आप तरीके से काम कीजिएगा, ठीक है। दूसरा कि आप 40 लगा लीजिए, 50 लगा लीजिए, या 60 लगा लीजिए, है ना, ये आपके ऊपर, स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि भैया आपका लेवल क्या है ना। अगर लेवल आपका बहुत खराब है, आपको क्वेश्चंस पढ़ने में बहुत समय लगता है, क्वेश्चन को पढ़कर उसको समझने में बहुत टाइम लगता है, तो यूपीएससी का क्वेश्चन अपने आप में एक बड़ा लंबा चौड़ा किताब ही समझ लीजिए, अंडरस्टैंडिंग वाला होता है बहुत। उसको जब तक आप कंप्रीहेंड नहीं कीजिएगा तब तक समझ में आएगा नहीं आपको, है ना। तो इसलिए आपको वो जो लेवल है उस लेवल के हिसाब से आप देखना है कि कितना मुझे लगाना चाहिए। अब तक तो लगा चुके होंगे, और ट्राई कीजिए अभी के समय में, जैसे जो वक्त पास आते जा रहा है, तो जो टाइम है यूपीएससी का, जो 9 से 11 चलता है ना, 9 से 11 पे बैठिए, और 2 पेपर और 1 पेपर और लगाइए, जो टाइमिंग चलता है शायद 1 से 3 चलता है ना, तो 1 से 3 वाला ये दोनों पेपर है, इस दोनों में लगाइए। टी सेट को लीव नहीं करना है, टी सेट को भूलना मत, नहीं तो ये तुम्हें भूल जाएगा भाई। तो सी सेट भूलना नहीं है। ये जो टाइम पीरियड है 9 से 11 और 1 से 3 वाला टाइम पीरियड, इसी टाइम पीरियड पे भी आप मॉक टेस्ट दो। उससे क्या होगा कि आपका दिमाग उस समय पे क्या हो जाए, एक्टिव हो जाएगा, और बार बार रिपीट करते 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 वक्त आएगा तो आप उसी तरीके से परफॉर्म कीजिएगा, ओके। समझ गए। तो अपने लेवल के हिसाब से देखना, दोस्त के चक्कर में मत पड़ जाइए कि उसने 50 किया, मैं तो 40 किया, मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं क्या। भाई अंडर कॉन्फिडेंट मत हो, अपने हिसाब से देखिए और अपने हिसाब से कीजिए, ठीक है ना। दुनिया में रूल वही करता है जो खुद का सुनता है, ओके। आई होप समझ गए होंगे। तो मॉक टेस्ट का फ़ायदा उठाने का तरीका यही है। अगर इसमें कुछ कमियां हो, खामियां हो, तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, ताकि हम फिर कल मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक पे कि क्या आपको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्या है लेवल आपका, फिर उसके बाद फिर बात करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।